हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग लेक्चर 3 पे आ गए हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने वार्नर की थ्योरी कवर की थी, उसका एक न्यूमेरिकल कवर किया था। लेक्चर 2 में हम लोगों ने लिगेंड की स्ट्रेंथ पे बात की थी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, वीक फील्ड लिगेंड कौन है। और मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 2 देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए, क्योंकि आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसके लिए वहाँ के कॉन्सेप्ट का स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पता होना जरूरी है। वैसे मैं इस वीडियो में थोड़ा बताऊंगा, पर आप एक बार अच्छे से वहाँ देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए वैसे स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा, सेकेंड वाला वीडियो। ठीक है, लेक्चर 2। तो देखिए बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, सबसे पहले आइए देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों को क्या पढ़ना है। पहले तो ये थ्योरी कहता क्या है। ये कहता है कि आपके पास जो सीएमए है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है सेंटर में, उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। वो क्या करता है कि जितने कोऑर्डिनेशन नंबर का आपको कंपाउंड बनाना है, उतने वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। मतलब कि द सेंटीमीटर एटम प्रोवाइड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। वहां जितने लिगेंड होंगे उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा, और जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उतने वेकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड होंगे वो प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और जो सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड कराएगा वेकेंट ऑर्बिटल, उन वेकेंट ऑर्बिटल में जो लिगेंड होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ओवरलैप कराएगा। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के साथ। मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, जो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, उसके जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उतने ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा, और उस हर वेकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड आके अपना अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, जिससे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिग्मा डिटी बॉन्ड हम लोग उसको बोल सकते हैं, बोलेंगे वैसे। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर उससे क्रिएट होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जब लिगेंड लोन पे डोनेट कर देगा सेंटीमीटर एटम को, तो जो ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन बनेगा ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पर होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहां पर प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन क्या है उस कॉम्प्लेक्स का। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है तो ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ जाए तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा। अगर 4 आ जाए तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp3 या dsp2 रेस्पेक्टिवली हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टीबीपी हो सकता है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आप sp3d या dsp3 दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। वो हम लोग वहां देख लेंगे किस केस में क्या होता है, जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो मैं बताता जाऊंगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर हुआ तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 हो सकता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप मेरे से बोलोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। इस पे मेजॉरिटी में सवाल हम लोग करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का भी करेंगे। बाकी को अपने को नहीं करना। अपने सिलेबस में अकॉर्डिंग टू जेई में, नीट और बोर्ड्स जो अगर हम लेके चले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 और 6 के बारे में ही पढ़ना है, और उसमें 6 पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 6 से ही आते हैं, तो हम लोग भी ट्राई करेंगे कि ढेर सारे सवाल 6 के कर ले। आइए अब मैं जरा आपको समझा दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिसमें कि आपके पास जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, अब इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में दो चीजें पॉसिबल है। आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो पॉसिबल था, sp3d2 या फिर d2sp3। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, तो जरा मैं आपको ट्रिक बता दूं कि अगर आगे d लिखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है d2, है ना बेटा, तो ये असल में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और जिसमें डी लास्ट में लिखा है वो क्या होगा बेटा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अब वो कैसे हम लोग बोल रहे हैं डी आगे और डी पीछे, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहले हम लोग फर्स्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि आपने ऑर्बिटल जो सेंटर में ट्रैटम है उसके अंदर n-1 डी है आपके पास, ns है और np है। अब आप बोलोगे सर n-1 डी नहीं समझ आ रहा, ns और np कैसे, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए,
अगर आपके पास 3D है तो 3D के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है 4s, और उसके बाद कौन सा आता है 4p। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू यहाँ के लिए कितनी है 4, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 3। मतलब ये n-1 हुआ कि नहीं, देखिए जरा ध्यान से। और अब यहाँ पर अगर यहाँ से दो d के ऑर्बिटल ले ले, एक s का ले ले और तीन p के ले ले, इन सबको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो क्या बनेगा D2sp3। और हम लोगों ने जो d ऑर्बिटल लिया है, देखिए 3D जो लिया है बेटा, ये 3D जो है, ये इसमें जो क्वांटम नंबर है n की वैल्यू 3 है, वो s और p वालों से छोटी है। तो जब s और p वालों से छोटी वैल्यू का क्वांटम नंबर का d ऑर्बिटल अगर हम यूज करते हैं तो उस केस में इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और देखिए बेटा यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में आ जाइए आप, ठीक है, इस साइड राइट हैंड साइड में। तो यहाँ देखिए n-1d ऑर्बिटल का हम लोगों ने यूज नहीं किया। अब आप बोलोगे सर पता कैसे लगा क्वेश्चन में कि किसको यूज करना है किसको नहीं करना है, वो मैं बाद में बता दूंगा, अभी एग्जांपल करके बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको ये समझ लेना है कि कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा तो किस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और किस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4s 4p 4d, पूरे के पूरे में n की वैल्यू क्या है 4, सबके सबके लिए। अगर सबके लिए n की वैल्यू सेम है s p और d ऑर्बिटल, और उनको लेके आपने कंबाइन करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्रिएट किया है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब s और p का क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू, एस और पी का तो सेम ही रहना है, अगर डी का उससे एक छोटा क्वांटम नंबर आ जाए तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और डी का अगर क्वांटम नंबर एस और पी का क्वांटम नंबर सबका सेम आए, जैसा कि सेकंड केस में हो रहा है, देखिए 4 4 4, उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई हो। चलिए अब देखिए बेटा कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑन द बेसिस of the type of orbital used during hybridization, the complex can be classified as inner orbital और outer orbital complex। तो ये मैंने आपसे बात कर ही ली है कि जैसे ऑर्बिटल्स यूज होंगे, अगर इनर डी यूज हो जाता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर सेम क्वांटम नंबर का डी यूज होता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम लोग बोल देते हैं उस कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। सेंटर में एटम की बात हो रही है कि उसके कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये आपके लेक्चर 2 का है, जरा एक बार और मैं बोल दूं, वहां जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे कि 24 से लेके 26 एटॉमिक नंबर तक जो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये सब अमोनिया को एज अ वीक फील्ड लिगेंड काम कराएंगे अपने साथ। अगर Cr+2 या Cr+2 Mn+2 Fe+2 और CO+2, अगर ये सब सेंट्रल मेटल एटम हैं, उस केस में अमोनिया विल एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। अदरवाइज अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट इन केस ऑफ Cr2+, Mn2+, Fe2+ एंड CO2+, अमोनिया विल एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, सॉरी। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्या पॉइंट था कि CO2+, माफ करिए Cu2+, कॉपर, और CO3+, ये दोनों बेटा, ये दोनों जब भी प्रेजेंट होंगे सेंटर मेटल एटम की तरह, तो ऑक्सीजन डोनर कौन होता है बेटा, एक तो आपका OH- हो जाएगा, ठीक है, फिर एक हो जाएगा C2O4 2-, ये सारे लिगेंड है, ठीक है। फिर आपका वाटर हो जाएगा। इन सब में ऑक्सीजन ही अपने लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो इन सब केसेस में, ठीक है, इन सब केसेस में बेटा CO3+ और Cu2+ के साथ ये सारे लिगेंड, ऑक्सीजन वाले लिगेंड जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है, वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे, सिर्फ इन दोनों केस में, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इन दोनों केस के लिए बात हो रही है, अदरवाइज ऑक्सीजन डोनर आर वीक फील्ड लिगेंड, हम लोग ये मान के चलते हैं। माफ करिएगा, ठीक है। और एक थर्ड पॉइंट था कि ऑल लिगेंड्स आर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विद 4d 5d सीरीज मेटल एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल। मतलब ये थर्ड पॉइंट क्या था कि सारे के सारे लिगेंड, अब एक तो ऑर्डर मैंने बता दिया था आपको, अब उसके बाद अगर आपके पास 4d, मतलब 4d सीरीज जिसमें 4d इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, या फिर 5d सीरीज वाला, या फिर कोई भी ऐसा सेंटर में एटम जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ठीक है, यहाँ देखिए बेटा +4 है, उन सब केसेस में जो लिगेंड होगा वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। मतलब अगर 4d और 5d वाले हैं तो उनमें डी एंड एफ का जो शील्डिंग है वो कम होगा, न्यूक्लियस बहुत जोर से खींचेगा, तो आप कोई भी लिगेंड ले आओगे
तो ऐसा लगेगा कि लिगेंड बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, जबकि हो क्यों रहा है वहां पर डोनेशन बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत जोर से खींच रहा है सेंटर मेटल एटम का, ठीक है। या तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तब भी यही होता है, कोई भी लिगेंड ले सब लिगेंड स्ट्रांग लिगेंड की तरह ही एक्ट करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा लमसम आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग को पेयरिंग करानी है या फिर यूज करने हैं कुछ छोटी मोटी चीज। तो कार ये मैंने कल भी लिखा था, मतलब माफ करिए सेकंड लेक्चर में ही बताया था, कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर को हम लोग इन जनरल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानते हैं, और ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर को हम लोग वीक फील्ड लिगेंड कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो कल भी बात हो गई थी, ये आपको पहले से भी मालूम है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और एक बात बता दूं, अभी मैं एग्जाम्पल करूंगा बस इसके बाद। अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम जो अपना होगा कॉम्प्लेक्स में, अगर उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो उसको डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक या एक से ज्यादा हो, कम से कम तो एक हो, तो उसको पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट जो है म्यू, ये भी क्वेश्चंस में आते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बी एम। बी एम का मतलब क्या होता है बेटा, बोर मैग्नेटॉन, ये यूनिट है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। लेकिन आप आपसे ये पूछेगा कोई नहीं कि क्या है यूनिट का फुल फॉर्म, लेकिन बोर मैग्नेटॉन होता है। अब पूछोगे सर ये एन क्या है, तो एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सीएम। जब सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, तो कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स में। वही अनपेयर्ड, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हुआ तो n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे और निकाल देंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको कुल मिला के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पता करने हैं, ठीक है। अनपेयर्ड नहीं होगा इलेक्ट्रॉन तो n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, आइए बेटा। चलो, हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, वो सॉल्व करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एक आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 5 का भी सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग आज के वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का बचा हुआ पार्ट सॉल्व कर दूंगा। चलिए, तो देखो बेटा, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया है NiCl होल 4 2 माइनस। तो यहाँ जब आप निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये क्या आएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। अब निकेल का आप अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आप लिखने जाओ Ni का एटॉमिक नंबर Fe कोबाल्ट निकल 28 होता है, 28 होगा तो क्या लिखोगे, आउटर मोस्ट 3d8 4s2। अब क्योंकि ये Ni 2+ है तो बेटा आप क्या लिखोगे, 3d8, ठीक है। आपने लिख दिया 3d8। और यहाँ पर जो आपके पास Cl है, Cl माइनस है रादर, ये एक WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो आप याद कीजिए लेक्चर 2 में मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग करानी है और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं करानी है, तो एक आधे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। आइए, Ni2+ आपने लिख दिया, Ni2+ में D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 3D के अंदर, है ना। तो ये मैं 3D ले लेता हूँ, ठीक है। 3D के आगे क्या होगा, एक 4s होगा, उसके आगे क्या होगा बेटा, एक 4p होगा, ठीक है। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर एक 8 रख लीजिए, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से देखिए कि क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक WFL है, तो यहाँ पर जब भी WFL हो तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है यहाँ पे आपको, जो दिख रहा है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। यहाँ पर क्या होगा, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो sp3 हो जाए या dsp2 हो जाए। तो आप यहाँ देखिए कौन सा ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक s और 3p अवेलेबल है। तो s और 3p मिलके क्या बनाएंगे, sp3 के 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, तो 4 ही क्या मिलेंगे आपके, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो Cl-4 यहाँ पे अवेलेबल है, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 4 Cl- है, तो एक Cl- इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, एक Cl- इसमें, एक Cl- इसमें, और बेटा एक Cl- इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। और इसके डोनेशन से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हो जाएगा NiCl4 2-। समझ में आया आप लोगों को। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब आपने देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल ही होगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कैसा होता है, तो आप इसका डायग्राम ऐसे बना लोगे कि सर Ni होगा बीच में,
एक Cl माइनस यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, एक Cl माइनस यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, एक Cl माइनस यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा और एक Cl माइनस यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, और ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म कर लेगा, है ना। इसी को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा, आप बहुत ध्यान से देखना इस बात को कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है, यही है सेंट्रल मेटल एटम, इसी का ऑर्बिटल है। इसमें क्या कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैंने बोला था ना कि अगर एक भी अनपेड हो जाए तो डायमैग्नेटिक, या माफ करिए पैरामैग्नेटिक, तो ये तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं देखना है, सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उन पे देखना है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए। देखिए ये तो आपका चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, ये वाला पार्ट। सेंट्रल मेटल एटम के पास यही बचा ना, सीएमए के पास। तो क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसलिए इसको पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। समझ गए आप लोग। अच्छा, अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 2, तो आप रूट अंडर ले लोगे 2 इंटू 2 प्लस 2 बी एम, बोर मैग्नेट्रॉन, देखिए जरा, तो 4, और ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 8, तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगी 2.95 के अराउंड। ठीक है, तो इसका 2.8 अब मैंने अप्रॉक्स लिखा है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यही मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं इससे। अच्छा, अब NiCN होल 4 पे आ जाइए। यहाँ पे आपने देखा कि इस वाले केस में यहाँ पर बेटा, यहाँ देखिए ध्यान से, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम में अपने पेयरिंग नहीं कराई आई। अब यहाँ पर भी सेम सीन है, Ni2 प्लस में है फिर से, तो फिर से क्या हो जाएगा, 3D8 बनेगा, 3D8 बनेगा। ध्यान से देख लीजिए, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। 3D8 बनेगा बेटा, तो अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 3D। इसके बाद एक खाली होगा 4s, और उसके बाद खाली होगा 4p। ठीक है, अब यहाँ देखिए बहुत ध्यान से कि जो Cn माइनस है, ये कार्बन डोनर है और ये एक SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगी। तो आप पूछोगे सर किसकी पेयरिंग होगी, तो बहुत ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कूद के इधर आ जाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी होगा तो सेंटीमीटर एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसमें इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप करा दीजिएगा। ठीक है, तो आप जब इसकी पेयरिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, उसके बाद देखिए बहुत ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक खाली रह गया, एक 4s बचा, और 4p तो जैसा था वैसा ही। अब यहाँ से देखिए ये तीनों कॉम्प्लेक्स, ये, तो अब ये क्या होगा यहाँ पे बेटा, एक तो देखिए डी का निकला, एक एस और 2 पी के ऑर्बिटल निकल गए, तो ये क्या बन जाएगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आई आप लोगों को। और DsP2 क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाएगा, और ये सब मिलके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेंगे 4, और Cn माइनस जो है इसमें भी इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक Cn माइनस इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक Cn माइनस इसमें, और एक Cn माइनस इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, कुछ कोई भी सेंट्रल मेटल एटम का कोई भी पार्ट अनपेयर्ड है क्या, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैग्नेटिक मोमेंट कोई बोले तो भी आप निकाल लोगे म्यू निकालने को, तो म्यू क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 2 का रूट अंडर होता है। ठीक है बेटा, लेकिन म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास, 0। अब कॉम्प्लेक्स का आप डायग्राम बनाने जाओगे तो आप ऐसे बनाओगे, स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है, स्क्वायर की तरह होगा और प्लेनर होगा, ऐसा, ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सारे प्लेन में ही होंगे, ऐसा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आई नेक्स्ट, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जेडन 2। अब यहाँ देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से क्या आ गया, +2, तो Zn+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, वो होता है 3D10। अब आप बहुत ध्यान से देखो कि 3D10 बनाऊंगा मैं, यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3D हो गया। इसके बाद क्या होगा बेटा, 4s, और इसके बाद क्या होगा, 4p। अब देखो यहाँ पर 4 ही लिगेंड है ना, तो या तो sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है। ठीक है, 2 ही पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। और अमोनिया जो आपका है वो SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन बेटा ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराता है, लेकिन अगर पहले से सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो तो वो क्या करा लेगा, कुछ नहीं करा पाएगा, है कि नहीं।
तो अब बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो वो कुछ नहीं करा सकता। उस केस में क्या होगा कि अब जैसा है वैसा ही रहेगा, एक 4s और 4p मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और उसके अंदर चार, क्योंकि एक दो तीन चार चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं तो चार ही क्या बन जाएंगे, वेकेंट ऑर्बिटल। और अमोनिया इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। देख लीजिए, मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, और क्योंकि sp3 बना है तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो आप बहुत आराम से बना सकते हो, है ना। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो आप क्या बोल दोगे कि भाई अगर सारे पेयर्ड है तो ऑब्वियस सा बात है ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। एक तो डायमैग्नेटिक हो गया, और दूसरा बेटा उसके साथ क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक तो हो गया, म्यू निकालने जाओगे तो म्यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे, है ना। तो वो वाला सीन हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे NiCO होल 4 दिया है। अब देखो सबसे पहले तो CO जो है वो आपका SFL होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और CO पे चार्ज होता है जीरो, है ना, CO न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो आ जाएगा Na का। तो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जीरो आ गया बेटा, तो ये होता है 3D8 4s2, वही रह जाएगा। अब आप चाहो तो 3D8 का बना लो, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में यही होता है कि आप ना, जब भी मैं बना रहा हूँ, अगर आपको लगता है आप बना सकते हैं तो आप वीडियो पॉज करिए और बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है। 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 4p जो इसके आगे होगा वो खाली होगा। तो ये 3D है, ये 4s है, और ये 4p है। लेकिन अब क्योंकि ये CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर पेयरिंग कैसे हो जाएगी, तो देखो बहुत ध्यान से, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला आएगा। तो पेयरिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपको पेयरिंग करानी ही पड़ेगी, है ना, वो पेयरिंग हो ही जाती है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 10। देखिए बेटा, इधर पूरी पेयरिंग हो गई, 4s पूरा खाली हो गया, 4p पूरा खाली हो गया, तो ये सारे ऑर्बिटल मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्बिटल बना लेंगे, और उसमें कोबाल्ट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। एक तो वो वाला सीन हो गया। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। अच्छा, ये तो डायमैग्नेटिक हो गया। अच्छा, इसके बाद म्यू की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, जीरो ही आएगी। बहुत ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि म्यू की वैल्यू फिर से क्या आ जानी है, जीरो। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स और म्यू की वैल्यू जीरो, sp3 हो गया, तो ये भी क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। देख लीजिए बेटा, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए, इसके बाद अपने पास दो क्वेश्चन है, फटाफट इसको भी निपटा लेते हैं। अब आप सोचोगे सर प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं बता देता हूँ। वैसे प्लैटिनम कॉन्फ़िगरेशन, वैसे प्लैटिनम का भी कोई कॉम्प्लेक्स होगा ना तो आप बिना कॉन्फ़िगरेशन के भी आंसर कर सकते हो। प्लैटिनम और पैलेडियम में उसका ट्रिक होता है, वो मैं साथ में ही बता देता हूँ, ठीक। वैसे प्लैटिनम का अगर कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना है तो देखिए बेटा, पीटी, अच्छा वैसे भी प्लैटिनम जो है वो 3D 4D सीरीज से, माफ करिए 45D सीरीज से आता है। तो ये तो इसके साथ जो है वो सारे लिगेंड, जितने भी लिगेंड होंगे, ऑल लिगेंड्स विल एक्ट एज SFL, है कि नहीं। तो यहाँ तो SFL WFL वाला बात ही नहीं है, और प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 5D9 और 6s1। अगर आपको नहीं भी पता होगा तब भी हो जाएगा, लेकिन मेरे को पता है तो मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कैसे होगा। और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +2। तो प्लेटिनम +2 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5D8 और 6s0। तो अब अपने को इसका कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अच्छा, 6s तो आपके पास जीरो था, वो तो खाली हो जाएगा, और यहाँ 6p होगा, तो ये हो गया 5D 6p, माफ करिए 6s, और फिर क्या आ जाएगा बेटा 6p। देखिए अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करते हैं, तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कूद के इधर चला जाएगा। अब जैसे ही वो कूद के उधर गया, आप खुद देखो, अब जो नया कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 6s खाली ही रह जाएगा, और 6p और 5D। अब बहुत ध्यान से देखो, एक D, एक S और 2p, ठीक है ना, एक D, एक S और 2p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे देख लीजिए, DsP2, DsP2, और ये क्या हो जाएगा,
बताइए। स्क्वायर प्लेनर, जरा इसको करेक्ट कर दो, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर हो गया हाइब्रिडाइजेशन में। और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो फिर से क्या हो जाएगा ये, डायामैग्नेटिक। अच्छा, फिर से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, तो आपको उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ साथ में। देखिए, यही बगल में लिख देता हूँ कि आपके पास अगर प्लेटिनम +2 में है या पेलेडियम +2 में है, दोनों के केस में, ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आराम से हमेशा D8 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आपका, ठीक है। आप करेंगे फिर भी वही आएगा, D8 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होगा और हमेशा हाइब्रिडाइजेशन DsP2 ही आएगा, ठीक है। और DsP2 आया तो आप बोल दोगे कि स्क्वायर प्लेनर हो गया सर, है कि नहीं है। और एक तो डायामैग्नेटिक हमेशा आएगा और म्यू की वैल्यू हमेशा जीरो आती है। तो ये एक ट्रिक होता है कि पैलेडियम के लिए एक +2 वाला, और वैसे ही अगर आप पैलेडियम में +4 वाला लिखने जाओगे, ठीक है, जैसे कि अगर पैलेडियम है आपके पास, पैलेडियम या प्लेटिनम दोनों ही, प्लेटिनम +2 हो या +2 नहीं, +4 कर दीजिए इसको, +4, ठीक है, +4 हो या फिर पैलेडियम +4 हो, प्लेटिनम हो या पैलेडियम हो, फिर से वही चीज, अगर +4 हो तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा उसका, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा एकदम ध्यान देना है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होगा और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2sp3 होता है, एकदम फिक्स वाली बात है। और यहाँ पर भी ये हमेशा डायामैग्नेटिक होगा और म्यू हमेशा इसका जीरो होता है। तो अगर आप इसको याद रख पाओ तो बहुत बढ़िया है। वैसे तो देखो ना, ये तो सब सेम ही है ना, कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में +2 स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक म्यू जीरो, डायमैग्नेटिक म्यू जीरो, और 6 पे तो D2sp3 बन जाएगा। ये हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है इन सब के केसेस में, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होता है, जोर से खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाता है और उसके बाद वो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। आइए एक लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, और इस एग्जाम्पल पे ना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, एनसीईआरटी या फिर और सारी बुक में भी दिया है, एनसीईआरटी में भी आई थिंक दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिएगा जरा, एक थोड़ा सा अलग सा केस है इसलिए बताना जरूरी है। यहाँ कॉपर किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आप बोलोगे सर कॉपर का +2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो कॉपर का +2 में लिखोगे तो कॉपर +2 हो जाता है 3d9 4s0। तो 3d9 में देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा। 4s तो ऐसा ही रह जाएगा, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, और एक हो गया 4p, ठीक है। यहाँ तक तो अपना चल गया। अब देखो, आप अगर बहुत लॉजिकली सोचोगे, मतलब एकदम नॉर्मली जो अभी तक आपने सीखा है, वैसे तो आप यही बोलोगे कि सर यहाँ देखो, जो NH3 है वो SFL होगा, सही बात है। लेकिन आप खुद देखो ना, पेयरिंग आप किससे कराओगे, एक ही इलेक्ट्रॉन तो आपके पास बचा है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो पेयरिंग आप करा पाओगे नहीं, ठीक है। तो इस केस में लोग क्या कॉमनली दिमाग लगाते हैं, एक S और 3p मिलके, एक S और 3p मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे किसके, sp3 के। पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर sp3 तो आप वही बोल रहे होगे टेट्राहेड्रल, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इस केस में क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना आपका, मैं अभी कट कर दिया, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि ऐसा नहीं होता, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो भाई कैसा होता है फिर, आइए उस पर बात करें, ठीक है। यहाँ होता क्या है कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से कूद के यहाँ चला जाता है, ठीक है, यहाँ से कूद के यहाँ चला जाएगा। तो अगर वो वहां चला गया ना, तो फिर कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, आप देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स आपका ऐसा, असल में क्या होता है ना कि इस कंपाउंड पे एक ऑब्जर्वेशन है कि ये ऐसा ही कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक सेकंड रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये 4s बचेगा, और 4p में एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला गया है। तो अब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपके पास एक एक डी, एक एस और 2p बच गए, बच गए नहीं बच गए। तो ये सारे मिलकर क्या हाइब्रिडेशन डालेंगे, DsP2। और असल में ये जो कंपाउंड है, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ही शो करता है, मतलब कौन सा, ट्राइगोनल प्लेनर,
माफ करिए, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन ही शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आगे चला गया है इस वजह से, और क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक। और आप म्यू निकालना जाओगे तो म्यू भी निकाल सकते हो, एन की वैल्यू 1 है, 1 + 1 + 2 और इसका रूट अंडर, तो म्यू की वैल्यू जो 1.73 होगी वो आ जाएगी आपके, है ना। चलिए, तो मैं लास्ट में एक छोटी सी बात लिख के कंक्लूड कर देता हूँ, जो भी मैंने बताया कि आपके पास इंपॉर्टेंट बात करके इसको नोट कर लेंगे। क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या होगा, कि अगर आपका D8 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम लोग अगर वहाँ SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है D8 में, तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन DsP2 बनेगा, जो भी हम लोगों ने देखा भाई, और वो हमेशा डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अच्छा, और एक WFL होगा, वीक फील्ड लिगेंड अगर हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, और वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हम लोग ऐड कर लेंगे कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, और ये हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में बता दूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ, अभी तो बस नोट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, और D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर बनता है सेंट्रल मोटर एटम का, तो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और हमेशा ही कंपाउंड डायामैग्नेटिक बनने वाला है। एक D9 आपको देखना पड़ेगा कि इसमें दो केसेस हो सकते हैं, एक SFL एक WFL। अगर WFL है और SFL है तो उस केस में, WFL है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनेगा, ठीक है, और अगर SFL है तो DsP2 बन जाता है। और यहाँ पर बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही D9 है, 9 मतलब क्या, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कभी पेयर अप हो ही नहीं सकता, तो कॉम्प्लेक्स ऑलवेज क्या होंगे, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।